हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉपर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जो कि क्लास 11th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल एक सीरीज़ ऑफ इवेंट होता है जिसमें सेल सबसे पहले अपना डिवीज़न के लिए डीएनए रेप्लिकेशन करती है और उसके बाद वो डिवीज़न करती है और टोटल सेल का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद अपन देखें तो जो सेल साइकिल होता है उसको दो फेजेस में अपन डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है इंटरफेस और नंबर 2 जो अपन जिसको बोलते हैं वो होता है एम फेज। इंटरफेज होता है प्रिपेयरिंग फेज और एम फेज होता है एक्चुअल डिवीजन फेज, जहां सेल एक्चुअल में डिवाइड करती है। अब अपन आगे चलते हैं, दोनों का डिटेल डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सेल साइकिल को डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेसिकली। तो आप जब देखोगे तो सेल साइकिल के डायग्राम में अपन देखें तो यहाँ पर अपन जो अभी पढ़ा था इंटरफेस और एम फेज। तो इंटरफेस के अंदर 3 सब फेजेस G1 S G2 होती है, जो कि आपको राइट साइड में दिख रही है डायग्राम के। लेफ्ट साइड में अपन देखें तो लेफ्ट साइड में अपन जब देखें तो यहाँ पर ये एम फेज होती है। तो इसके बाद राइट साइड में जो G1 S G2 है इनको अपन इंटरफेस के अंदर कंसिडर करते हैं। अब अपन इसका डिटेल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर पहले अपन देखेंगे इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होती है? तो ये डिवीजन के फेज के बीच वाली जो फेज होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल सेल डिवीजन की। और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर इसको अपन 3 सब फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर होती है G1 फेज। G1 का मतलब होता है गैप फर्स्ट फेज। उसके बाद G2 फेज। G2 फेज का मतलब होता है गैप फर्स्ट, बट यहाँ पर S फेज होती है 2nd नंबर पे और 3rd नंबर पे होती है G2 फेज। G2 फेज को बोल सकते हैं गैप सेकंड। ठीक, आगे आपको समझ में। अब अपन आगे चलेंगे और इन तीनों फेजेस को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 G1 फेज। तो G1 फेज जो होती है उसको अपन बोलते हैं गैप 1 फेज। गैप 1 फेज क्या होती है? तो ये डिवीजन और क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की जो फेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं G1 फेज। G1 फेज में जो होती है वो क्या होता है? तो यहाँ पर सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली क्या करती है? साइज में ग्रो करती रहती है। ठीक, अब अगर अपन आगे देखें तो ये साइज में लगातार ग्रो करती रहती है सेल। और इसके बाद अगर अपन समझें तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि जो G1 फेज जो होती है उसमें अपन देखें तो यहाँ पर चेक होता है कि सेल को आगे डिवाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें कोई डीएनए डैमेज या और अदर प्रकार के न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी तो नहीं है। अगर होती है तो सेल यही रुक जाती है, और अगर यहाँ पर सारी कंडीशन सही होती है तो सेल इंटर करती है एस फेज में। तो अपन देखेंगे एस फेज, सिंथेसिस फेज। तो एस फेज की अपन बात करें तो इस फेज के अंदर क्या होता है? जो सेल होती है वो अपना क्या करती है? अपना डीएनए की कॉपी का फॉर्मेशन करती है बाय डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है और यहाँ पर अपन देखें 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड होती है जो एक ही क्रोमोसोम से एक ही सेंट्रोमेयर पर जुड़ी होती है और एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। अब अपन देखें तो यहाँ पर सेल ने क्या करा? डीएनए का रेप्लिकेशन कर लिया है, और डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर अपन देखें डीएनए का जो सेल का डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है, बट यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब अपन देखें G2 फेज। तो G2 फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इस फेज के दौरान क्या करते हैं? सेल जो होती है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है और क्या करती है? नेसेसरी प्रोटीन से ऑर्गेनेल और ये अपना आपको प्रिपेयर करती है फॉर डिवीजन। और यहाँ पर अपन देखें तो इसमें भी चेक पॉइंट होता है ताकि आगे जाके एम फेज में कोई दिक्कत ना हो। अगर अभी भी डीएनए डैमेज वगैरह हो तो सेल को रोका जा सके। अब अपन आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एम फेज। एम फेज को अपन क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेज। ये एक्चुअल डिवीजन की फेज होती है। यहाँ पर अपन देखें द एम फेज इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर ये बनी होती है कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल क्या होता है? सब फेजेस। तो इसके अंदर आती है नंबर 1 प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर अपन बात करेंगे, आगे इसको डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 मेटाफेज। मेटाफेज को भी अपन देखेंगे। उसके बाद आती है नंबर 3 एनाफेज। एनाफेज के बाद नंबर 4 आती है टीलोफेज। ये आपका यहाँ पर इसके अंदर फेज आती है, ठीक है, फेजेस जो कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस की फेज है, जो अपन आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप आगे बने रहिए मेरे साथ।
यहाँ पर अपन देखेंगे नंबर 1 फेज, तो प्रोफेज के अंदर अपन देखें तो प्रोफेज के अंदर सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए न्यूक्लियस के अंदर वो कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है और ये क्या होता है एंड ऑफ द प्रोफेज ये कंप्लीट हो जाता है कंडेंसेशन। और यहाँ पर अपन देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसका डायग्राम अपन समझें तो यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि अर्ली प्रोफेज का डायग्राम है। यहाँ पर इंटैक्ट क्या आता है, यहाँ पर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, बंचेस में आपको क्रोमेटिन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। बट अगर अपन लेट में देखें तो वहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा है। अब अपन आगे चलते हैं मेटाफेज की बात करते हैं। तो मेटाफेज की अपन बात करें तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है ट्रांजिशन, यहाँ पर ये फेज है। और मेटाफेज के अंदर अपन नेक्स्ट डायग्राम भी देखेंगे। तो मेटाफेज का जो नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ पर अपन देखें तो यह मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो बीच में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर अपन आगे देखें आप तो यहाँ पर अपन इसकी थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं। तो की फीचर्स ऑफ मेटाफेज, तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है जो कंडेंस्ड डीएनए था वो अरेंज होता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पर अटैचमेंट होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर के स्पिंडल इक्वेटर पे आ जाते हैं और एक मेटाफेजिक प्लेट के थ्रू स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। इसे यहाँ पर अपन देखें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए बहुत ही बेस्ट स्टेज जो होती है वो मेटाफेज ही होती है। अगर अपन आगे देखें तो यहाँ पर अपन देखें और कुछ अपन देखें तो मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है वो बना होता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड से विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर से बना होता है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। तो उसको अपन क्या बोलते हैं काइनेटोकोर। हियर आर, यहाँ पर अपन देखें तो क्रोमोसोम होता है अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, यहाँ पर सेंट्रोमियर से अटैच होता है काइनेटोकोर वाली लोकेशन पे। अब अपन आगे चलते हैं तो एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज के अंदर क्या होता है तो जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होता है। क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग कैसा होता है तो यहाँ पर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होता, सॉरी सेंट्रोमियर का स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जिससे क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स में टूट जाते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है और सिस्टर क्रोमेटिड 2 अलग अलग पोल्स पे चली जाती है, अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो सेल के अपोजिट पोल पर, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर अपन देखें तो स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए एनाफेज बेस्ट फेज होती है। अब अपन देखिए डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम की अपन बात करें तो जो एनाफेज होती है ना, एनाफेज के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम चले गए हैं। क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिड जो कि डॉटर सेल के क्रोमोसोम बनेंगे। अब अपन देखें टीलोफेज, तो टीलोफेज और इम्पोर्टेंट फेज है, ये आखिरी फेज है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं अपोजिट पोल पे पहुँच जाते हैं, उनका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रिफॉर्म हो जाता है एंड क्रोमोसोम जो होते हैं डिकंडेंस हो जाते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है अपोजिट होता है किसका, तो ये बेसिकली अपोजिट होता है किसका, प्रोफेज का। हाँ, अब अपन देखते हैं डायग्राम ऑफ टीलोफेज। तो टीलोफेज का जो डायग्राम है यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर 2 अलग अलग लाइक न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर अपने को अलग अलग पोल पे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम डिकंडेंस हो चुके हैं। अब अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो कि एम फेज की सेकेंड फेज होती है। साइटोकाइनेसिस में से क्या होता है तो यहाँ पर सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस इज साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। एनिमल में अलग प्रोसेस होती है। दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फरो का फॉर्मेशन होता है जो कि क्या होता है आउटसाइड से क्या होता है इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड। तो यह फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। अगर अपन आगे देखें तो आगे अपन बात करें इन प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में अपन देखें तो यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट क्या करती है तो यहाँ पर अपन देखें बाहर अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करके लेट एक्स से एक क्या होता है डिवाइड करती है और यहाँ पर 2 नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सर चलते हैं आगे तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब अपन आगे देखेंगे कि यहाँ पर प्लांट की पूरी प्रोसेस दे रखी है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट में अपन ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्लास्टिड जिनको बोलते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। और यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट, अगर यहाँ पर क्या होता है कैरियोकाइनेसिस के साथ अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो यहाँ पर क्या होता है एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। इस कंडीशन को सिंसाइशियम बोलते हैं, जैसे लिक्विड कोकोनट के अंदर होता है। अब अपन देखें तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है तो ये क्या करता है, ये अपना क्या करता है यूजली रिस्ट्रिक्टेड डिप्लॉइड सेल के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट होता है। बट यहाँ पर कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स में सोशल इंसेक्ट्स में क्या होता है हैप्लॉइड सेल के अंदर भी क्या था माइटोसिस होता है। ये क्या करता है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर
ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यू टू माइटोसिस। इसके बाद यहाँ पर अपन देखें ये क्या करता है, न्यूक्लियर कहता है यहाँ पर अपन देखें तो सेल ग्रोथ इज रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इज कहता है इट देयरफॉर बिकम इसेंशियल फॉर ऑल सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर अपन ने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच। बेसिकली अपन मोटे मोटे तौर पे इस चैप्टर को समझ चुके हैं।